हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्योर एजुकेशन। इस वीडियो में हम ऊष्मा के प्रकार और ऊष्मा के संचरण के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ऊष्मा की परिभाषा और ऊष्मा की एसआई मात्रा को जाना था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा के प्रकार। ऊष्मा दो प्रकार के होते हैं, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होने वाली ऊष्मा की मात्रा को हम पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को S द्वारा सूचित किया जाता है और इसका सूत्र S बराबर Q/m × डेल्टा T होता है। यहाँ पर पदार्थ की दी गई ऊष्मा की मात्रा है और m पदार्थ का द्रव्यमान है और डेल्टा T तापमान में होने वाली वृद्धि है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम कैलोरी होता है। विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान गैसों के लिए तथा द्रवों के लिए सबसे कम होता है। गैसों में तथा अन्य सभी पदार्थों में हाइड्रोजन के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है और द्रवों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। ये आप तीनों बातें हमेशा ध्यान पे रखिएगा। अब नीचे कुछ विभिन्न पदार्थों के विशिष्ट ऊष्मा दी गई हैं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। अब गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा पदार्थ की वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाती है। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक स्थिर तापमान पर ही संभव होता है और पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय तापमान स्थिर रहता है। अर्थात स्थिर तापमान पर किसी पदार्थ की सिर्फ अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m तथा गुप्त ऊष्मा L हो तो उस पदार्थ का एक निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ली गई ऊष्मा की मात्रा बराबर Q बराबर mL सूत्र हो जाता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार से हो सकता है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब गलन की गुप्त ऊष्मा। स्थिर तापमान पर गलन की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक ऊष्मा की वह मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे बर्फ से जल बनना 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है तथा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है, जिसका तात्पर्य है कि 1 किलोग्राम बर्फ के जल को परिवर्तित करने के लिए 80 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अथवा 1 किलोग्राम जल को बर्फ में बदलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें जल से इतनी ही ऊष्मा निकालनी पड़ती है। अब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ का स्थिर ताप पर द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस प्रक्रिया में तापमान स्थिर रहता है। जैसे पानी के वाष्पन के लिए यानी कि पानी को भाप में बदलने के लिए 539 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो कि पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। चूँकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, यही कारण है कि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलने पर हमें तीव्र जलन होती है। अब हम ऊष्मा का संचरण के बारे में जानेंगे। ऊष्मा का संचरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। पहला चालन। ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा का हस्तांतरण माध्यम के अणुओं के परस्पर संपर्क के कारण होता है। इसमें ऊष्मा माध्यम के अणु से निकलकर दूसरे अणु को मिल जाती है। इसमें माध्यम के अणु अपने स्थान पर से विस्थापित नहीं होते, बल्कि वे अपने जगह पर स्थित रहकर ऊष्मा का संचरण करते हैं। उदाहरण, जब हम किसी धातु की छड़ को एक सिरे से पकड़कर दूसरे को ऊष्मा देते हैं
तो कुछ समय बाद जब हम किसी धातु के छड़ को एक सिरे से पकड़कर दूसरे को उष्मा देते हैं तो कुछ समय बाद दूर वाला सिरा भी गर्म होने लगता है तथा धातु की छड़ अपनी पूरी लंबाई में गर्म होने लगती है। यानी कि जितना दूर वो धातु का छड़ होता है वो गर्म होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु की छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को उस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु की छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पाकर प्रभावी हो जाते हैं और वे अपने परिबद्ध दूसरे इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मा का हस्तांतरण करने लगते हैं और कुछ समय बाद छड़ अपनी पूरी लंबाई को गर्म हो जाती है। अब दूसरा है संवहन। ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण कणों की स्वयं के हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। हम किसी द्रव पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा के कारण द्रव का तापमान में परिवर्तन होने लगता है। तापमान में परिवर्तन होने से द्रव का घनत्व में परिवर्तन होने लगता है। घनत्व में परिवर्तन होने पर द्रव के कम घनत्व वाले कण ऊपर उठने लगते हैं तथा उनके स्थान पर अधिक घनत्व वाले तथा उसके स्थान पर अधिक घनत्व वाले कण आकर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहती है जब तक संपूर्ण द्रव का तापमान एक समान नहीं हो जाता। इसमें कण अपना स्थान परिवर्तन करके ऊष्मा का संचरण करते हैं। ऊष्मा संचरण की यह विधि संवहन कहलाती है। उदाहरण, वायुमंडल में बादलों का बनना संवहन की क्रिया द्वारा ही बनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी बर्तन में पानी को डालकर उसे गर्म करते हैं तो पानी के गर्म होने की क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संवहन भी निभाता है, जिसके फलस्वरूप पानी गर्म होने लगता है। द्रवों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से भी हो सकता है। अब तीसरा है विकिरण। ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण बहुत तीव्र गति से होता है तथा ऊष्मा की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु हर समय अपने स्वयं के तापमान के कारण सतत रूप से ऊष्मा का उत्सर्जन करती रहती है तथा इसके साथ साथ अपने ऊपर आपतित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती रहती है। इस प्रकार उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को विकिरण ऊष्मा अथवा ऊष्मीय विकिरण कहलाती है। उदाहरण, जब हम अपने हाथों को आग के पास रखते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है जबकि हमारे हाथ आग से काफ़ी दूर होते हैं। ऐसा ऊष्मीय विकिरण के द्वारा हमारे अपारदर्शी हाथों के संपर्क में आने के कारण होता है और हमें विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होता है। आशा है ऊष्मा की परिभाषा, मात्रक, इसका सूत्र, ऊष्मा के प्रकार, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा के संचरण आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।